हमने प्रॉब्लम लिया है तो इसमें √48 और इसके अंदर स्क्वायर रूट में √25 है एंड रूट यहाँ 15 है। तो यहाँ अगर हम इसको देखेंगे तो √25 जो होता है उसका वैल्यू होता है 5 एंड √15 जो है तो इसको एग्जैक्टली वैल्यू हो जाता है √5 इंटू √3, ऐसा हम लिख सकते हैं। और जो √48 है तो 48 को फिलहाल हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 16 3 इधर लिख सकते हैं तो √16 एंड √3 लिख सकते हैं, लेकिन जो √16 है तो इसको हम 4√3 लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो वैल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर इसको स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे तो हमें 4√3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो 48 है तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4√3 ये वैल्यू है। ओके, और ये एग्जैक्टली ये जो वैल्यू है तो ये अंदर स्क्वायर रूट में आना चाहिए, तो ये मल्टीप्लाइड होना चाहिए 5। तो ये एग्जैक्टली ये वैल्यू है एंड प्लस डिवाइडेड बाय ये क्या वैल्यू था नीचे, तो ये वैल्यू था 4√15 है, तो √15 का वैल्यू क्या है, √5 मल्टीप्लाइड बाय √3। तो एग्जैक्टली ये जो ऊपर का भी वैल्यू है तो ये भी अगर हम इसको सेपरेट आउट करते हैं तो ये क्या है, √3 मल्टीप्लाइड बाय √5 है, और नीचे क्या है, √5 डिवाइडेड बाय √3। यहाँ √3 से √3 कट गया, √5 से √5 कट गया, तो ओवरऑल इसका वैल्यू आ गया 4। यहाँ प्रॉब्लम लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 121%। तो अगर 121 जो है तो 121 स्क्वायर रूट में अगर हम लिखते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 121% है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 121 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको अगर हम स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये 11 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है। तो एग्जैक्टली ये वैल्यू कितना है, तो ये 11/10 का वैल्यू है। तो अगर हम इसको 11/10 का वैल्यू को x/10 के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 कट गया, ये हो गया x। तो यहाँ से भी क्या है, ये कट गया, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ 11। तो ये हमारा जो भी प्रॉब्लम है कि x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू इसमें 11 था। हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया है तो ये एंगल 70 दिया है, ये 70 दिया है, ये 70 दिया है, ये 70 दिया है। तो हमें एग्जैक्टली वैल्यू निकालना है कि बाकी के रिमेनिंग एंगल कितने हैं। खास करके हमें ये पूछा है कि ये एंगल कितना है। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो इस ट्रायंगल में ये एंगल 70 है, 70 है, और एंगल सम प्रॉपर्टी से एग्जैक्टली ये एंगल कितना होना चाहिए, तो ये 40 होना चाहिए, क्योंकि 70 प्लस 40 ये 180 हो गया। तो जैसे ही अगर मान लीजिए ये एंगल 70 दिया है और ये एंगल भी कितना दिया है, तो ये 70 दिया है। ओके, तो अगर ये 70 दिया है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 140 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एंगल अगर 140 है, अगर ये लीनियर पेयर है तो इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, तो 180 आना चाहिए, ये लीनियर पेयर है। अगर हम इस पर्टिकुलर इस फिगर की बात करें तो यहाँ क्या है कि ये एग्जैक्टली क्वाड्रिलेटरल है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का सम कितना आना चाहिए, तो 360। तो अभी हमारे पास कितना है, ये 140 ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये 70 प्लस ये 70 है, कितना हो गया, 140 हो गया। तो ये टोटल वैल्यू कितना आ गया, 280। अगर हम इसको 360 से माइनस करते हैं तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 80। यानी कि ये जो फिगर है तो इस फिगर का क्या है, इस फिगर का टोटल कितना आना चाहिए, तो इस फिगर का टोटल आना चाहिए 80। अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, मान लीजिए अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो फिगर है तो ये लीनियर पेयर बनाने के कारण ये फिगर क्या होना चाहिए, तो ये लीनियर फिगर बनने के कारण ये जो फिगर है तो इसका टोटल कितना आना चाहिए, तो ये होना चाहिए 100, क्योंकि इन दोनों का टोटल यानी कि ये जो एंगल है 100 और 80, इसका टोटल 180 आना चाहिए। वैसे ही अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में क्या हो रहा है ना, इस पर्टिकुलर फिगर में तो देखिए ये एग्जैक्टली ऐसा कुछ एंगल बन रहा है। तो मान ले उसमें से एक एंगल 100 है तो उसका अपोजिट भी एंगल सेम होना चाहिए, यानी कि ये एंगल कितना होना चाहिए, 100 डिग्री होना चाहिए। तो वैसे अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो हमें क्या पूछा था कि इस फिगर में ये एंगल कितना है, तो ये एंगल हमारा कितना आ गया, तो हमारा आ गया 100 डिग्री। यहाँ प्रॉब्लम लिया है, हमें एक्स कितना ये पूछा है। तो इस प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ एग्जैक्टली ये दोनों लाइन क्या है, तो पैरेलल लाइन है, ये एक्स एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है, 120 है। तो ये हमने ये फिगर को यहाँ रफली रीड्रॉ करने की कोशिश की है। तो इस केस में क्या है कि मान लीजिए अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, इस पर्टिकुलर लाइन को अगर एक्सटेंड करते हैं तो एग्जैक्टली क्या है कि ये जो दो लाइन है तो ये दो लाइन ऑलरेडी क्या है, तो एक दूसरे को पैरेलल है। ये पैरेलल होने के कारण क्या हो जाएगा, ये टोटल और ये टोटल, तो ये क्या होना चाहिए, 180 माइनस एक्स आना चाहिए एंगल। तो ये अगर 60 है मान लीजिए ये एंगल, तो ये नीचे का एंगल क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन होने के कारण ये एंगल कितना होना चाहिए,
तो ये 60 होना चाहिए, क्योंकि ये अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए था, 180 आना चाहिए था। जैसे हमें पता लग गया कि ये एंगल कितना है, तो अगर इसकी लीनियर पेयर की बात करें तो ये 120 वाला एंगल और ये एंगल, ये लीनियर पेयर बनाते हैं, तो इसका क्या एंगल आना चाहिए, तो ये 60 आना चाहिए। तो देखिए अगर ये 30 है, यहाँ 60 है, तो वैसे देखा जाए तो ये एंगल कितना बनना चाहिए, तो यहाँ ये 90 एंगल बनना चाहिए। ओके 30 60 90, तो ये फिगर में तो लग नहीं रहा है कि एग्जैक्टली ये 90 है, बट एग्जैक्टली जो हमें दिया है फिगर, तो उससे तो कैलकुलेशन से यही बन रहा है। तो ये x जो है, तो ये 90 है। अगर ये 90 है तो अगर ये x मान लीजिए 90 है, तो ये भी लीनियर पेयर बना रहा है, राइट। तो अगर ये लीनियर पेयर बना रहा है, मान के चलो अगर ये 90 बना रहा है, तो ये भी क्या होना चाहिए, तो 90 होना चाहिए। और देखिए यहाँ ये 60 है, ये 30 है, ये 180 माइनस x है, तो ये भी क्या होना चाहिए, तो ये भी 90 होना चाहिए। तो हमें यही पूछा था कि ये एंगल कितना है, ये इसको पूछा था, तो ये 90 आ रहा है। तो हमने ऑलमोस्ट सारे एंगल निकाल लिए हैं। तो ये एंगल क्या आ रहा है, तो ये एंगल आ रहा है हमारा 90, नीचे वाला ये, ऊपर वाला एंगल भी आ रहा है 90, और ये ऑलरेडी हमने निकाला 60। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि कभी भी अगर दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के मान लीजिए कोई इंटीरियर एंगल, यानी कि अगर मान लीजिए ये एंगल और मान लीजिए ये एंगल अगर मैं कंसीडर करता हूँ, तो इन दोनों की टोटल हमेशा कितनी आती है, तो ये 180 आती है सम की। तो ये हमारा सोल्यूशन है इसका। यहाँ प्रॉब्लम लिया है √81 + 9 √9 डिवाइडेड बाय √9। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो √81 है, √81, तो √81 जो है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये जो √81 है, तो √81 जो होता है, तो √81 का वैल्यू आ गया 9। ओके, तो अगर ये √9 है, तो √9 को तो अभी फ़िलहाल हम वैसे ही रखेंगे। तो एग्जैक्टली अगर इसको सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो गया 9 + 9 √9 डिवाइडेड बाय √9। ऐसे लगभग हमें एक वैल्यू मिली है। तो इसको सॉल्व करते तो 9 कॉमन निकालते हो जाएगा 1 + √9, ये वैल्यू है, और नीचे क्या है, √9 ये वैल्यू है। तो √9 जो होता है, तो √9 का वैल्यू कितना होता है, तो 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम 3 लिख सकते हैं। अभी हम √9 है, तो अभी हम इसको लिखेंगे 9 + 1 + √9 डिवाइडेड बाय √9। √9 को हमने 3 लिखा, तो 3 1 हो गया, ये 3 3 हो गया, +3 हो गया, और ये 1 + √9 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या वैल्यू हो गया, 4 4 3 12, यानी 3 × 4, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 12। तो जो भी हमें ये गिवन प्रॉब्लम दिया था, इसका आंसर आ गया 12। प्रॉब्लम लिया है 72 - 72 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8। अगर हम इसको सॉल्व करते तो बोर्ड मास के नियम से क्या होता है ना, बोर्ड मास के नियम से आपको पहले डिवीजन को प्रायोरिटी देना है। यानी कि ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा 72 - 72 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो ये जो वैल्यू है 72 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 - 8 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय यहाँ 8 हो गया। तो अगर इसमें बोर्ड मास के नियम से क्या होता है कि पहले बोर्ड मास BODMAS, तो इसमें पहले आपको क्या है ना, ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ऑर्डर रहते हैं, अगर कोई पावर रहेगा तो उसके बाद डिवीजन है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तो सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट है, उसके पहले मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन पहला करना है। तो ये 72 - 64 हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गया, तो ये वैल्यू आ गया है हमारा 8। तो जो भी हमें गिवन प्रॉब्लम दिया था, तो उसका आंसर आ गया है 8। हमने प्रॉब्लम लिया है 60% डिवाइडेड बाय 20%। अगर 60% डिवाइडेड बाय 20% लिखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाय 100, और पूरा डिवीजन में क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये वैल्यू है, तो यहाँ 100 से ये 100 कट जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाय 20, यहाँ 0 से 0 कट गया, तो ये वैल्यू आ गया 3। तो जो भी हमें गिवन प्रॉब्लम है उसका आंसर आ गया है 3। दूसरा मेथड क्या है इसका सॉल्व करने का, अगर मान लीजिए ये क्या था 60% को हमने लिखा 60 डिवाइडेड बाय 100, एंड जो डिवीजन है, डिवीजन के बदले में हम क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 20%, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। तो जो ये है 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल किया, क्योंकि इसके डिवीजन, इसके डिनोमिनेटर में 1 था, तो हमने इसका रेसिप्रोकल किया और इसको डिवीजन के बजाय मल्टीप्लिकेशन लिखा। तो ये क्या हो जाएगा,
तो ये इसको लिख सकते हैं 20% को 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो 100 ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया, तो 20 आ गया, ये वाला 20 इधर आ गया। तो यहाँ 100 से 100 चला गया, यहाँ 0 से 0 गया, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या वैल्यू आ गया, ये इस मेथड से भी आपका वैल्यू 3 आ गया। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें एग्जैक्टली एरिया ढूंढना है। तो ये जो टोटल एरिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ये ढूंढना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड इंटू साइड लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड कितना है, तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो ये हो गया 6 6 36। तो 1 इधर आ गया। अगर 36 है तो 36 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 9√3 जो है, तो 9√3 हमारा इसका सॉल्यूशन है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये आपको इसका फार्मूला याद रखना है। और ख़ास करके अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर हम अल्टीट्यूड की बात करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई अल्टीट्यूड लिया है, तो अल्टीट्यूड जो होता है, तो अल्टीट्यूड का जो लेंथ है, अल्टीट्यूड यानी कि जो हाइट है ऊपर से परपेंडिकुलर हाइट, इसके वैल्यू होते हैं √3/2 ऑफ साइड। तो ये इसका अल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है। ये प्रॉब्लम लिया है, तो इसमें क्या 21 माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय √4 है। तो 3 स्क्वायर जो होता है, 3 स्क्वायर का वैल्यू होता है 9 एंड √4 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2। तो अगर हम इसकी वैल्यू इसमें डालें तो ये क्या जाएगा 21 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2। √4 का वैल्यू 2 लिखा हमने, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 9, तो ये वैल्यू हो गया 13 डिवाइडेड 13 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 6.5 आप लिख सकते हैं। अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है मान लीजिए, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 2 6 12, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा रिमाइंडर। तो मिक्स फ्रैक्शन में 6 एंड हाफ, और यहाँ क्या आ जाएगा 6.5 डेसिमल में आ जाएगा। ओके, प्रॉब्लम लिया है 5 डिवाइडेड बाय 1/5। तो अगर हम इसको यहाँ लिखते हैं स्पेशली, तो ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यानी इसके न्यूमरेटर को, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1। हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया और इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई न्यूमरेटर की 25 आ गई। अगर हम नीचे देखें तो 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो 1 ही आ जाएगा। तो यानी कि जो भी हमारा न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का वैल्यू आ गया हमारा 25 और 5 डिवाइडेड बाय 5 जो है उसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है। तो हमें यानी कि जो गिवन प्रॉब्लम है इसका हमारा सॉल्यूशन आ गया है 25। हमने यह प्रॉब्लम लिया है 3√27 प्लस 6√12 डिवाइडेड बाय 108। अगर हम √27 को लिखे तो क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको हमने 3 कॉमन निकाला, एक पेयर बाहर निकाला, तो ये इसका वैल्यू आ गया 3√3। वैसे ही अगर हम √12 को लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अगर हम इसको 2 को बाहर निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा वैल्यू √3। तो ये वैल्यू है। प्लस अगर √58 की बात करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, √54 मल्टीप्लाइड बाई 2, या अदरवाइज हम इसको क्या लिख सकते हैं 27 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये जो है वैल्यू, तो ये हो जाएगा रूट डिवाइडेड बाय √27 है, और √27 का वैल्यू तो हमने ऊपर देखा तो क्या आ रहा है, तो √27 का वैल्यू जो है वो है 3√3 है। तो अगर हम इसको एक एक करके प्लग इन करें वैल्यू तो क्या हो रहा है, तो 3√3 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय √27 का वैल्यू आ गया 3√3 प्लस 6। √12 को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2√3 लिख सकते हैं, या अदरवाइज 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे ये वैल्यू क्या रहा है √28 का, तो ये वैल्यू है 2 इंटू √27। तो √27 के बजाय हम क्या लिखेंगे, √27 का वैल्यू कितना है, तो 3√3 है, तो इधर हमने 3√3 लिखा। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया 3 3 9, तो ये हो गया 9√3 प्लस ये हो जाएगा 12√3 डिवाइडेड बाय, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6√3। ओके, तो इसमें ये जो 9 है तो 9 को हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 लिखेंगे। ओके, और ये जो 12 है तो 12 को लिखेंगे 3 इंटू 4।
और ये जो नीचे 6 है तो इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 2। तो ये इसलिए हमने लिखा क्योंकि यहाँ से हम 3 कॉमन निकलना चाहते हैं। यहाँ से क्या क्या कॉमन निकल सकता है, 3 निकल सकता है और √3, यहाँ से 3 और √3 कॉमन निकल सकता है। तो 3 √3 अगर कॉमन निकाला तो यहाँ अंदर बचा 3 और यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा +4। तो ये वैल्यू अंदर बची और नीचे भी क्या है, तो ये 3 √3 पहले लिखेंगे हम और फिर बाद में इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे। तो यानी कि ये वैल्यू क्या आ गया, 3 √3 से 3 √3 ये कट गया और ये ऊपर वैल्यू कितने 3 + 4 7, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 जिसका वैल्यू 3.5 आ जाएगा। या अदरवाइज हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 2 3 दा और यहाँ 1। तो ये गिवन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया है तो ये क्या है 30 डिवाइडेड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो एग्जैक्टली क्या था, बोर्ड मास के नियम से क्या है, तो आपको पहले डिवीजन सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू लिख देंगे हम 30 डिवीजन के बदले में हमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और इसको लिखेंगे 3 इंटू 1। इसको हमने क्या किया, रेसिप्रोकल किया, मल्टीप्लाइड बाई ये ऑलरेडी कितना था, तो ये 1/3 था। तो यहाँ ये 3 से 3 वैल्यू कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 30, क्योंकि यहाँ क्या है कि सिर्फ 30 का वैल्यू बचा है तो इसका ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 30। प्रॉब्लम लिया है यहाँ क्यूब रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाय 4⁻⁻5। तो ये जो क्यूब रूट ऑफ 64 है, क्यूब रूट ऑफ 64 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 4 इंटू 4। तो एग्जैक्टली ये वैल्यू कितनी बन रही है, तो एग्जैक्टली 4 वैल्यू दी है और ये 4⁻5 जो वैल्यू है, तो इसको अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 1 है, अगर इसको अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो हमें क्या लिखना है, इसको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो एग्जैक्टली जो भी हमें प्रॉब्लम मिला है तो इनडायरेक्टली ये क्या है, तो ये 4 हो गया, 4 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितना है 1 डिवाइडेड बाय 4⁻5 है। तो अगर हम ये जो वैल्यू है तो ये डिवीजन में दिया है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते तो हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय, आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4⁻5 और ये डिनोमिनेटर में 1। तो यहाँ कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, यहाँ 1 लिखेंगे, इसके भी पावर में 1 लिखेंगे। अगर हम 4⁻1 मल्टीप्लाइड बाय 4⁻5 करते तो इसका वैल्यू आ जाता है 4⁻6। तो ये हमारा सॉल्यूशन कह सकते हैं। या अदरवाइज हम इसको जो 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻2 भी लिख सकते हैं, 2⁻6 यानी कि 2⁻2⁻6। तो ये हम 2⁻12 भी इसको लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। प्रॉब्लम लिया है 2⁻2⁻0। अगर 2⁻2 करते हैं तो 2⁻2 का वैल्यू होता है 4। अगर हम 2⁻0 एनीथिंग ⁻0 कितना होता है, तो 1। तो एग्जैक्टली ये पावर कितना है, तो ये है 4⁻0। नीचे ये वैल्यू कितना है, 2⁻0 कितना हो रहा है 1, तो 1⁻2। तो एनीथिंग ⁻0 कितना हो जाएगा 1। तो ये 1 एनीथिंग ये हमेशा वैल्यू 1 ही रहेगा। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिला है 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अगर 5⁵ + 1 है, ये तभी पॉसिबल है क्योंकि अगर इसकी वैल्यू अगर 0 रहेगी, यानी कि 5⁻0 का वैल्यू कितना होगा 1, तभी जाके 1 = 1 हो जाएगा। यानी कि ये क्या दिया है हमें इनडायरेक्टली यही दिया है कि 5x + 5 का वैल्यू क्या है, तो ये 0 दिया है, तभी जाके ये इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब 5x का वैल्यू कितना आ गया, तो ये -5 आ गया, यानी x का वैल्यू दोनों साइड में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -1। अगर हम जैसे ही इस इक्वेशन में व्हाट आर द गिवन इक्वेशन, इसमें 5 अगर x का वैल्यू -5 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0। तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, तो ये 0 मिल जाएगा। तो यही हमारा गिवन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया है तो ये इस ट्रायंगल में ये हमें 80 डिग्री एंगल दिया है और ये साइड और ये साइड इक्वल दिया है और ये एंगल हमें 2x दिया है, ये एंगल हमें 3x दिया है। तो हमें पूछा है x कितना है। तो देखिए अगर ये एंगल, अगर इस फिगर को हम सॉल्व करते हैं तो ये एग्जैक्टली ये एंगल हमें 80 डिग्री दिया है, राइट। तो अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो यानी कि इसके अपोजिट का एंगल तो और ये एंगल दोनों क्या आने चाहिए, तो सेम आने चाहिए। तो अगर मान लीजिए इसको अगर मैं y कंसिडर करता हूँ, इसको भी मैं y कंसिडर करता हूँ, y + 80 यानी कि 2y + 80, इसका वैल्यू 180 आना चाहिए एज पर द एंगल ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। दोनों साइड से 80 माइनस करेंगे तो 2y क्या हो जाएगा 100। दोनों साइड से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y = 50। तो यानी कि इस गिवन प्रॉब्लम में y का वैल्यू 50 आ गया। तो ये y का वैल्यू 50 आ गया और ये भी y का वैल्यू
सॉरी इस एंगल का वैल्यू 50 आ गया। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये जो है तो एक लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर में 2x + 50 + 3x यानी 2x + 50। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2x + 3x + 50, ये 2x ये प्लस 3x ये 50, इसका टोटल कितना आना चाहिए 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है तो यानी कि 5x + 50 = 180 आना चाहिए। दोनों साइड से हम 50 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5x = 130। दोनों साइड से 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो x कितना आ रहा है, तो 5 2 10 3 26। तो हमारा जो भी x पूछा था हमें गिवन प्रॉब्लम में, तो ये कितना आ रहा है, तो ये 26 डिग्री आ रहा है। तो ये क्या आना चाहिए 26 डिग्री। तो ये हमारा सॉल्यूशन है गिवन प्रॉब्लम का। फिगर लिया है तो इसमें क्या है कि ये 60 डिग्री एंगल दिया है, ये 90 डिग्री एंगल दिया है और ये दो लाइन हमें पैरेलल दी है। तो हमें कमेंट करना है अदर एंगल के ऊपर, तो शायद ये x रहेगा, तो ये इस x पे शायद हमें कमेंट करना होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इसमें क्या होता है कि ये लाइन के नीचे का एंगल और ये भी लाइन का नीचे का एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अगर ये 70 हो गया तो 70 होने के कारण क्या होता है कि ये लीनियर पेयर है तो ये इसका एंगल होना चाहिए 110। अगर ये 110 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 70, क्योंकि अपोजिट भी और प्लस लीनियर पेयर है और इसका अपोजिट 110 है तो ये 110 होना चाहिए। ओके, तो इस केस में भी अगर हम देखें तो इस केस में भी अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं ऐसे, ठीक है, अभी इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये मान लीजिए 60 है और ये 90 है तो 60 + 90 कितना हो गया 150। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ पूरे ट्रायंगल की, तो हमें ये एंगल अगर ढूंढना है, मान के चलिए अगर ये एंगल ढूंढना है तो इस एंगल में ये 60 है, ये 90 150 हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए, ये 30 होना चाहिए। तो ये 30 हो जाएगा। और वैसे ही अगर हम इसकी बात करें तो अगर इस पर्टिकुलर एंगल की बात करें, हाँ इस पर्टिकुलर एंगल की बात करें तो ये क्या है कि ये 60 है, ये 90 है, ये एंगल हमें पता नहीं, चलो हम इसको फिलहाल y कंसिडर करते हैं और ये 110 है, ऐसा मान के चलते हैं। ये 60 है, ये 90 है, ये तो गिवन ही है, और ये 110 है, तो ये टोटल वैल्यू कितना हो गया 110 और 60 कितना हो गया 110 एंड 60 170 170 + 90, तो ये कितना हो गया 260 हो गया। अगर ये 260 है तो यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल का एंगल है, तो क्वाड्रिलेटरल में एग्जैक्टली टोटल कितनी होनी चाहिए 360। तो 360 माइनस अगर 260 करेंगे तो ये बचा हुआ एंगल क्या होना चाहिए 100 डिग्री। यानी ये जो y है ये कितना होना चाहिए 100 डिग्री है। अगर ये 100 डिग्री है तो इसका मतलब ये जो एंगल है, तो यानी कि अगर ये एंगल है तो ये कितना होना चाहिए 80 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल भी बना रहा है। अगर ये 80 है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। अगर ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। तो यानी कि ये ट्रायंगल भी हमने ड्रॉ निकाले, तो ऑलमोस्ट सारे एंगल जो भी हमें पूछे थे ऑलमोस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इधर 110 डिग्री होना चाहिए ये। तो लगभग हमने जो भी एंगल पूछे थे सारे हमने निकाल लिए। ट्रायंगल लिया है तो इसमें 25 डिग्री है, ये y डिग्री है, x डिग्री है। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो ये 115 डिग्री है, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल कितना बनाना चाहिए टोटल, ये एंगल लीनियर पेयर है तो 180 बनाना चाहिए। तो 180 से अगर हम 115 अगर 115 माइनस करते हैं तो 65 डिग्री होना चाहिए। तो x का एंगल कितना आना चाहिए 65 होना चाहिए। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं ACB में या ABC में, तो इसमें क्या है कि ये 25 डिग्री है और ये 65 + 65 कितना हो जाएगा 90। तो किसी भी ट्रायंगल में का सम कितना आना चाहिए 180। तो ये अगर ये दोनों एंगल अगर 90 है तो हम इसको क्या करेंगे 180 में से माइनस करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। तो यही हमें पूछा है। तो y जो है तो y कितना आ रहा है, तो y आ रहा है 90 डिग्री, और जो x है तो x कितना हमने निकाला अभी 65 डिग्री। तो यही हमारा गिवन सॉल्यूशन है। लीनियर पेयर में टोटल होता है 180 और एंगल सम में क्या होता है, एंगल का तीनों एंगल का टोटल क्या होता है एंगल ट्रायंगल में, तो 180 डिग्री हो जाता है।